स्टैटिस्टिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स जैसे कि बेसिकली हमें पता है कि किसी भी एक लार्ज डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो मार्केटिंग रिसर्च में क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये बिजनेसेस की हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट में क्या डिमांड में चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, उसको आइडेंटिफाई करने में, उस प्रोडक्ट या उस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है उनको एनालाइज करने में एंड इवेलुएट करने में मार्केटिंग सक्सेस की जो उनका प्रोडक्ट है क्या वो सक्सेस क्राइटेरिया पूरा कर रहा है आफ्टर गोइंग इन द मार्केट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है मार्केट टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने में। जो टारगेटेड ग्रुप हैं जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, इनकम, लोकेशन एंड प्रेफरेंसेस, उसको आइडेंटिफाई करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। एनालाइज मार्केट ट्रेंड्स टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केट ट्रेंड्स को समझना जिससे कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसका पता चल सके, उसमें ये हेल्प करता है। इवैल्यूएट्स मार्केटिंग कैंपेन सक्सेस बेस्ड ऑन कलेक्टेड डाटा। जो भी रिसर्च के बाद डाटा कलेक्ट करा होगा उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करना कि जो मार्केटिंग कैंपेन था वो सक्सेस क्राइटेरिया फॉलो करता है या नहीं करता। मॉडिफाई स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल इनसाइट्स। और फिर जो भी चेंजेस करने होंगे उसके हिसाब से जो स्ट्रैटेजीज है उसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। इसके बाद डाटा सोर्सेस इन मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में डाटा सोर्सेस क्या क्या है। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक वैल्यूएबल डाटा सोर्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स बेसिकली वही हो गया कि एज, इनकम, जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, या फिर बाइंग हैबिट्स क्या है, किन किन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं खरीदने के लिए। कॉम्पिटिटर एनालिसिस, मार्केट में शेयर क्या है, ट्रेंड्स में क्या है, या फिर प्रोडक्ट की जो सक्सेस है वो कितनी है, वो हमारा कॉम्पिटिटर एनालिसिस में आ जाएगा, जिससे कि पता लग सकता है कि हमारे प्रोडक्ट का या बिजनेस का कॉम्पिटिटर कौन सा प्रोडक्ट या बिजनेस है, जिससे कि हम उसको ओवरटेक कर अपने प्रोडक्ट को बेटर सेल कर सके। उसके बाद इंडस्ट्री डाटा, जो सप्लाई और डिमांड की फ्लक्चुएशंस है वो क्या है, और जो प्रोडक्ट पॉपुलैरिटी है वो कितनी है, वो हमारी इसमें आ जाएगी। अभी मार्केटिंग रिसर्च जो है डाटा को इफेक्टिवली इंटरप्रेट करने के लिए उसका मीन मीन्स एवरेज या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड आउटलाइनर डिटेक्शन यूज करती है डाटा की एफिशिएंसी के लिए। इसके बाद हमें एसएनआर के बारे में बता रखा है, मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो। जो एसएनआर है उसको मेजर किया जाता है ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन कंपेयर टू इररेलेवेंट डाटा। जो कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन है कंपेयर टू इररेलेवेंट डाटा, वही हमारा एसएनआर होता है इन अ डाटा शीट। इन मार्केटिंग रिसर्च जो सिग्नल वर्ड है वो रेफर करता है रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल डाटा को, जबकि जो नॉइस है वो रेफर करता है इररेलेवेंट या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को। बेसिकली एसएनआर का मतलब हो गया कि कितनी मीनिंगफुल या फिर रेलेवेंट डाटा है हमारे पास एज कंपेयर टू इररेलेवेंट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। अब एसएनआर की इंफॉर्मेशन क्या है, जितना हाई एसएनआर होगा उसका मतलब है जो डाटा है वो क्लियर है, रेलेवेंट है और यूजफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए कंज्यूमर के बिहेवियर को। और लो एसएनआर का मतलब है जो डाटा है वो इररेलेवेंट या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है और डिफिकल्ट करता है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। जितना बेटर एंड मीनिंगफुल हमारे पास डाटा आएगा उसके बेसिस पे हम एक बेटर कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अपने प्रोडक्ट के बेटर सेल्स कर सकते हैं। पर अगर डाटा इररेलेवेंट या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का है, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू कंपनीज टू अंडरस्टैंड की कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर क्या है, क्या क्या चीजें ट्रेंड में है एंड प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर्स की, उसको समझने के लिए। अब यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, सिग्नल वर्सेस नॉइस इन मार्केटिंग रिसर्च। सिनेरियो आपको गिवन है, यू कंडक्ट अ सर्वे टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। कोई एक तुम्हारी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब उसके ऊपर जो तुम्हारी कंपनी है वो सर्वे करती है समझने के लिए कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो कंज्यूमर है उसके क्या विचार है, क्या प्रेफरेंसेस है। अभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल क्या होगा, जो यूजफुल डाटा है। अब हम यूजफुल डाटा जो सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं, बाय सर्वे क्वेश्चंस आर क्लियर एंड वेल डिजाइन। जो क्वेश्चंस आप सर्वे में पूछोगे वो क्लियर एंड वेल डिजाइन होने चाहिए ताकि जो ऑडियंस है वो अंडरस्टैंड कर सके और जो आंसर है वो रेलिवेंट दे सके। इसके बाद रिस्पॉन्सेज आर रेलेवेंट एंड अनबायस्ड। जो रिस्पॉन्स तुम्हें मिले वो रेलेवेंट होने चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए एंड अनबायस्ड होने चाहिए। द डाटा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स द टारगेट मार्केट। और जो डाटा कलेक्ट होगा सर्वे से वो
एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए टारगेट मार्केट को। उसके बाद हाई नॉइस, तुम्हारे सर्वे में इररिलेवेंट डाटा ज्यादा है, वो किस तरीके से पता चलेगा? हाई नॉइस से। जो सर्वे के क्वेश्चंस है वो पुअरली रिटन है या फिर अनक्लियर है, जिससे कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा कि उनसे क्वेश्चन करा क्या जा रहा है, तो इसीलिए वो या तो बायस्ड या फिर मिसलीडिंग और अनरिलेटेड आंसर्स रिस्पॉन्सेज आपको देंगे। द कलेक्टेड डाटा डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और जो कलेक्टेड डाटा होगा वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को। अब हमने देख लिया कि हम सर्वे कर रहे हैं तो कब हमारा जो सर्वे वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है या फिर कब हाई नॉइस है। अब हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? इन मार्केटिंग रिसर्च। इसको इम्प्रूव करने के लिए क्लियर एंड रिलेवेंट सर्वे यूज करो। टारगेट द राइट ऑडियंस, अपनी राइट ऑडियंस को ही टारगेट करो, इससे कि जो तुम्हारे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे वो रेलेवेंट होंगे। अवॉइड बायस एंड मिसलीडिंग क्वेश्चंस। एनालाइज डाटा प्रॉपर्ली, और जो फाइनल आपके पास डाटा आएगा उसको अच्छी तरह एनालाइज करना है। फिर इसके बाद हमारे पास मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? जो मार्केटिंग रिसर्च होती है वो बिजनेस को कस्टमर और मार्केट ट्रेंड्स का कॉम्पिटिशंस इनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। जो मार्केटिंग रिसर्च है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च से ही समझ आ रहा है, एक में क्वांटिटी है एंड एक में क्वालिटी है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इट यूजेस सर्वेज, questions and numerical data to gather measurable insights such as consumer preferences and pricing expectations. Related to numerical data जो है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएगा, जिसके अंदर आप कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस देख रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं या फिर प्राइसिंग एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं कि क्या प्राइस होना चाहिए। रिलेटेड, दिस इज ऑल रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व करती है इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स एंड ऑब्जर्वेशंस टू अंडरस्टैंड इमोशंस, मोटिवेशंस एंड कस्टमर बिहेवियर। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इंटरव्यूज इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट टारगेट ग्रुप्स ले रहे हैं, राइट ऑडियंस ले रहे हैं एंड ऑब्जर्व अंडरस्टैंड कर रहे हैं ऑडियंस के इमोशंस को, मोटिवेशंस को एंड जो कस्टमर है उसके बिहेवियर को, जिससे कि उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसके अंदर इन्हांसमेंट हो सके। उसके बाद हमें बता रखी है कि मार्केट रिसर्च की टेक्निक्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है सर्वेस एंड क्वेश्चनर्स used to collect customer feedback and analyze demand, useful for gathering large amount of data but may lack deep insights. कस्टमर के फीडबैक के लिए या फिर उनकी डिमांड को एनालाइज करने के लिए हम सर्वेज या फिर क्वेश्चनर्स रखते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि उनकी डिमांड क्या है एंड कहाँ पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो लैक कर रहा है। जो सर्वेज एंड क्वेश्चनर्स हैं वो यूजफुल होते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को गैदर करने के लिए एट वन प्लेस। इसके बाद हमारे आ जाते हैं फोकस ग्रुप्स, स्मॉल ग्रुप्स डिस्कशंस टू अंडरस्टैंड कस्टमर ओपिनियंस ऑन प्रोडक्ट्स। छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कस करना और उनसे रिस्पॉन्स लेना अबाउट द प्रोडक्ट एंड कस्टमर का ओपिनियंस जानना कि व्हाट दे थिंक अबाउट द प्रोडक्ट। प्रोवाइड डिटेल इंसाइट्स, इससे इस स्मॉल ग्रुप में डिस्कशन करने से हमें डिटेल्ड वर्क तो डिटेल्ड डाटा तो मिल जाएगा, लेकिन ये एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज एक लार्ज पॉपुलेशन में से आप बहुत सारे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हो उसको एंड देन डाटा कलेक्ट कर रहे हो। इसके बाद है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, वॉचिंग कस्टमर बिहेवियर इन स्टोर और ऑनलाइन हेल्प अंडरस्टैंड रियल एक्शंस बट डज नॉट एक्सप्लेन मोटिवेशंस। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्व किया जा रहा है कस्टमर का बिहेवियर स्टोर्स के अंदर एंड ऑनलाइन। स्टोर के अंदर कस्टमर का क्या बिहेवियर है एंड ऑनलाइन उनका क्या बिहेवियर है, उसको देखना, उसको कंपेयर करना और अंडरस्टैंड करना क्या रियल एक्शंस हैं। बट जो ये ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है ये मोटिवेशंस को एक्सप्लेन नहीं करता है कि उनका मोटिवेशन क्या है टू बाय दैट प्रोडक्ट और टू परचेज दैट प्रोडक्ट। फिर आ जाती है मिस्ट्री शॉपिंग, रिसर्चर्स एक्ट एज कस्टमर्स टू इवेलुएट सर्विस क्वालिटी, यूजफुल फॉर क्वालिटी चेक्स बट रिक्वायर्स ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। अब मिस्ट्री शॉपिंग क्या है? जो रिसर्चर्स हैं जो सर्वेस कर रहे हैं वो कस्टमर्स की तरह एक्ट करते हैं एंड जो कंपनी है या बिजनेस है वहां पर जाकर जो सर्विस क्वालिटी है उसको इवेलुएट करते हैं। ये उन्हें हेल्प करता है क्वालिटी चेक करने में कि जो कंपनी है वो कस्टमर्स के साथ किस तरीके का बिहेव करती है, लेकिन इस चीज के लिए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इसके बाद आ जाता है ऑनलाइन मार्केट रिसर्च, इंक्लूड्स ऑनलाइन सर्विस एंड सोशल मीडिया एनालिसिस, फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव बट डिफिकल्ट टू कंट्रोल हु रिस्पॉन्ड्स।
ऑनलाइन मार्केट रिसर्च टेक्निक में ऑनलाइन सर्वेज एंड सोशल मीडिया के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड जो ऑनलाइन मार्केट रिसर्च है ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और फास्ट भी होती है, लेकिन जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हमारे सर्वेज में, वी डोंट नो अबाउट their बिहेवियर, their आइडियाज, सो इट कुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हु रिस्पॉन्ड्स। जो डाटा वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन वो रेलेवेंट है, मिसलीडिंग है, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक्सपेरिमेंट्स एंड टेस्टिंग। एक्सपेरिमेंट्स इन टेस्टिंग में जो प्रोडक्ट है ऑडियंस को उसका ट्रायल दिया जाता है, उसको यूज करने का मौका दिया जाता है एंड उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेस लिए जाते हैं। या फिर ब्लाइंड टेस्टिंग फॉर, हम कह सकते हैं ब्लाइंड टेस्टिंग हम खाने के आइटम्स हो गए उनके अंदर कर सकते हैं, जिससे कि जो टेस्ट के बेसिस पे है वो विदाउट जजिंग बता सकते हैं कि हाउ दे थिंक आफ्टर टेस्टिंग कि वो प्रोडक्ट कैसा है। या फिर ए बी टेस्टिंग, कंपैरिजन करना एक दो प्रोडक्ट लेकर एंड उसके बाद रिव्यू कलेक्ट करना कि उन दोनों में से कौन सा बेटर है। ये हेल्प करता है रिफाइंड प्रोडक्ट्स बट रिक्वायर्स टाइम एंड रिसोर्सेज। इसके अंदर टाइम एंड रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम होते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है चूजिंग द राइट मेथड। The best research method depends on factors like budget, time, type of data needed and targeted audience. जो रिसर्च मेथड है वो डिपेंड करता है बजट के ऊपर, टाइम के ऊपर, किस तरीके का डाटा आपको चाहिए उसके टाइप के ऊपर, एंड आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन है। A mix of techniques ensures accurate insights leading to better business decisions and product development. अलग अलग तरीके की टेक्निक्स यूज कर और एक्यूरेट डाटा कलेक्ट कर हम बिजनेस को बेटर डिसीजंस एंड प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने के लिए लीड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सैम्पलिंग बायस इन मार्केटिंग रिसर्च। Sampling bias occurs when a survey or study does not accurately represents the entire population because the sample group is selected in a non-random or biased way. This leads to inaccurate conclusions. Basically, sampling bias क्या होता है, इसके अंदर जो भी डाटा कलेक्ट करा गया है वो होल पॉपुलेशन का नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर नॉन रैंडम, अगर आप रैंडमली पर्सन चूज कर रहे हैं तो वो अनबायस्ड हमारा डाटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही ग्रुप से सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो बायस डाटा हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन के जो व्यूज है वो नहीं आए। लीड करता है इनएक्यूरेट कंक्लूजन्स को, बिकॉज वो एक ही प्लेस पे रह रहे हैं तो उनका माइंडसेट कैन बी कि वो सेम हो। इसके बाद हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं ऑफ सैम्पलिंग बायस। पहला, लिमिटेड सैंपल सिलेक्शन। Surveying students from only one high school to determine music preferences does not represent all high school students. In all over the country बहुत सारे हाई स्कूल्स हमारे हैं। अभी इनमें सर्वे किया गया, इनमें से एक हाई स्कूल में ही सर्वे किया गया कि उनके म्यूजिक प्रेफरेंसेस क्या हैं, तो वो जो डाटा कलेक्ट करा जाएगा वो पूरी सब हाई स्कूल्स को मिलाकर नहीं होगा, वो सिर्फ एक हाई स्कूल का कंटेन करेगा। तो इसीलिए एक बायस डिसीजन हो जाएगा, एक बायस डाटा हो जाएगा। इसीलिए जब अगर सैंपल सिलेक्शन जो है वो लिमिटेड है तो वो बायस सैंपलिंग को लीड करती है। इसके बाद है हमारा एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ग्रुप्स। किसी भी एक सर्टेन ग्रुप को एक्सक्लूड कर देना। कंडक्टिंग अ सर्वे ओनली अमंग सोशल मीडिया यूजर्स इग्नोर्स पीपल हु डू नॉट यूज सोशल मीडिया। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है कि आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें रिस्पॉन्ड कौन कौन यूजर्स करेंगे, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। रिस्पॉन्डेंट्स कौन कौन होंगे, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अवेयर है उसके बारे में, एंड देन दे आर रिस्पॉन्डिंग टू योर सर्वे। लेकिन इसमें उन लोगों के रिस्पॉन्सेज कलेक्ट नहीं होंगे जो लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग बायस। देन हिस्टोरिकल एग्जाम्पल। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल आपको गिवन है 1948 का, जिसमें कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे। उस टाइम पर थॉमस डार्बी एंड हैरी ट्रूमैन, ये दो लोग इलेक्शन में खड़े हुए थे टू बी द प्रेसिडेंट। इसमें जो पोल्स थी वो प्रेडिक्ट कर रही थी जो थॉमस है वो जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो हार गया इलेक्शंस में, क्योंकि जो सर्वे था वो सिर्फ उन्हीं लोगों का लिया गया था जिनके पास लैंडलाइन फोन थे, जो कि रिच पीपल्स थे, और जो रिच पीपल्स थे वो थॉमस को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर जो पुअर वोटर्स थे जिनके पास लैंडलाइन फोन नहीं थे वो सपोर्ट कर रहे थे हैरी को, और जो उनकी पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू
रिच पीपल्स जिनके पास लैंडलाइन फोन थे, तो जो डाटा कलेक्ट करा गया था, सर्वे किया गया था, सिर्फ लैंडलाइन फोन्स वाले लोगों से ही किया गया था। इसीलिए जो फाइनल डाटा उनके पास आया था और जो प्रोडक्शन थी वो गलत हुई थी, क्योंकि इसमें सैंपलिंग बायस हुई थी। उन लोगों को पीछे छोड़ दिया गया था जो कि गरीब थे या फिर उनके पास लैंडलाइन फोन्स नहीं थे। अब सैंपलिंग बायस में का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इट लीड्स टू इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस एंड कंक्लूजन्स। जैसा हमने देखा, जो प्रोडक्शन है वो गलत, इनएक्यूरेट होती है, एंड जो कंक्लूजन्स है वो परफेक्टली ड्रॉ नहीं हो पाते। मिस रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग रिसर्च। जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो अच्छी तरह नहीं पता चलता मार्केट रिसर्च में। अफेक्ट डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस, पॉलिटिक्स एंड सोशल स्टडीज। बिजनेस, पॉलिटिक्स, सोशल स्टडीज, इन सभी एरियाज को ये अफेक्ट करता है वहां के डिसीजन मेकिंग पे। अब हम सैंपलिंग बायस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग रैंडम सैंपलिंग। हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो सैंपलिंग है वो जो सैंपल्स हैं वो रेंडमली चूज करे जाएं, सबको इक्वल चांस मिला जाए टू टेल देयर रिस्पॉन्सेस, जिससे कि हम सैंपलिंग बायस को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा डाइवर्स सिलेक्शन इंक्लूड डिफरेंट ग्रुप्स टू रिफ्लेक्ट द एंटायर पॉपुलेशन। डिफरेंट ग्रुप्स मतलब वही हो गया, रेंडमली सिलेक्शन करना, अलग अलग ग्रुप्स में से सिलेक्शन करना लोगों को, जिससे कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसका आइडिया, एक एवरेज निकल कर उसका आइडिया पता चल सके। या फिर लार्ज सैंपल साइज, एक ब्रॉडर सैंपल रखो जिससे कि जो सैंपल बाइसिंग का इफेक्ट है वो रिड्यूस हो सके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT। सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली हमारी होती है कि जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल पॉपुलेशन है, उसके अंदर से आप सैंपल साइज निकाल लेते हो अलग अलग, ठीक है। आपने अलग अलग सैंपल्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स बना दिए, तो कि आप किसी स्कूल के अंदर गए, ठीक है, वहां पर आप एवरेज हाइट निकालना चाहते हो, मतलब एक नॉर्मल हाइट क्या है स्टूडेंट्स की एज पर एनी क्लास। तो आप उसमें जो स्टूडेंट्स हैं, उस क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो, जिससे कि आप उनके डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, ये जो ओवरऑल पॉपुलेशन साइज है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और जो हमने इन्हें स्मॉल साइज में सैंपल के लिए अलग से निकाल लिया है, ये इन्हें हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और जो स्मॉल n है वो इक्वल होने चाहिए या फिर ज्यादा होने चाहिए 30 से कम नहीं हो सकते। पर अगर तुम्हारी टोटल पॉपुलेशन साइज ही बहुत कम है तो आप इसमें डिफरेंस ला सकते हैं। बट अगर हम पूरी ओवरऑल एक लार्ज डाटा की बात करें तो उसमें कम से कम 30 जो है वो स्मॉल n का साइज होना चाहिए। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास एक प्लेट है जिसके अंदर आपको लड्डू गिवन है, ठीक है, बहुत सारे लड्डू उसके अंदर हैं। अब आपको उनका एवरेज वेट निकालना है। अब एवरेज वेट निकालने के लिए आपने इन्हें अलग अलग प्लेट में कुछ कुछ लड्डू निकाल लिए एंड आपने उनका मीन निकाल लिया, ठीक है। उनका मीन कैसे निकालते हैं कि जो भी नंबर्स हैं डाटा के अंदर उन सबको ऐड कर और जितने भी वो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ 3 है तो डिवाइडेड बाय 3, इससे हमारा एवरेज निकल आता है विच इज मीन। तो हम हर एक प्लेट का मीन निकाल लेंगे एंड देन जब हम उन मीन को सबको इवेल्युएट करेंगे तो हमारा एक एवरेज निकल के आएगा जो कि इक्वल होगा। अगर हम इन सभी को कर वेट, इन सबका वेट नापे तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा जो हमारा इससे एवरेज वेट निकल कर आया है। यही हमें यहाँ बता रखा है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन अ सैंपल साइज इज लार्ज इनफ, जब कोई भी सैंपल साइज लार्ज होता है एंड हैज अ फाइनाइट वेरिएंस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन विल बी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। जो सैंपल मीन निकल कर आएगा वो लगभग इक्वल होगा नॉर्मल के, रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशंस ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस कहाँ यूज होती है? दिस इज यूज्ड इन स्टॉक मार्केट एनालाइज एंड फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस, हेल्प्स इन पोलिंग एंड सर्वे एनालिसिस बाय अप्रोक्सीमेटली द ट्रू पॉपुलेशन मीन, used in quality control and manufacturing to ensure consistency, helps determine how large a sample should be for accurate estimates. Related to अगर कोई भी सर्वे कर रहे हैं उसका एनालाइज करने के लिए कि अप्रोक्सीमेटली जो ट्रू पॉपुलेशन है उसका एवरेज क्या, मीन क्या है, तो वो देखने के लिए हम मेनली सेंट्रल लिमिट थ्योरम को यूज करते हैं। एंड एक और चीज है कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है वो ऑलवेज बेल शेप में
बनती है। अगर वो बेल शेप में बन रही है दैट्स मीन जो तुम्हारा एवरेज निकल कर आया है वो जो एक्चुअल पॉपुलेशन का नॉर्मल होगा उसके इक्वल रहेगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एथनोग्राफिक मार्केटिंग रिसर्च। अब ये एथनोग्राफिक मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है? It is a market research method where researchers observe and interact with consumers in their real life environments to understand their behavior, choices and relationship with brand. इसके अंदर जो इन दिस मेथड, ये एक मेथड है जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो कंज्यूमर के साथ रियल लाइफ में इंटरेक्ट करता है, फेस टू फेस इंटरेक्ट करता है एंड अंडरस्टैंड करता है कि उनका बिहेवियर क्या है, चॉइस क्या है एंड उनका रिलेशनशिप किस तरीके का है विद द ब्रांड या फिर प्रोडक्ट या सर्विस। अब की फीचर्स क्या हैं एथनोग्राफिक मार्केटिंग रिसर्च के? ऑब्जर्वेशन इन रियल सेटिंग्स, अनलाइक सर्वेस और फोकस ग्रुप रिसर्चर्स को वेयर कंज्यूमर्स नेचुरली मेक ब्रांड चॉइसेस। इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है वो रियल सेटिंग्स में की जाती है, बाकी सर्वेस की तरह नहीं है कि सिर्फ फोकस ग्रुप के साथ इंटरेक्ट कर हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो रिसर्चर है वो कंज्यूमर जहां पर ब्रांड की चॉइसेस बनाता है वहां जा रहा है, जैसे कि होम, घर के अंदर किस तरीके के प्रोडक्ट्स वो यूज कर रहे हैं, किस कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, मॉल में वो किस चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं या फिर उनकी वर्क प्लेस क्या है एटसेट्रा। वो देखते हुए एक अजम्पशन करना कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स हैं वो चाहते हैं। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना जो कि हेल्प करता है उन्हें अंडरस्टैंड कि वो लोग एक सर्टेन प्रोडक्ट को ही क्यों चूज कर रहे हैं एंड हाउ ब्रांड शेप देयर सोशल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज, और वो ब्रांड उनके सोशल आइडेंटिटी और वैल्यूज को किस तरीके से शेप कर रहा है। उसके बाद है यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, जो रिसर्चर्स हैं वो वीडियोस बनाते हैं, फोटोज लेते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर की, जिससे कि वो बाद में भी उस डाटा को रिफाइन कर सकते हैं। फोर्थ है स्मॉल बट डिटेल्ड सैंपल्स बेशक छोटे हों लेकिन डिटेल होने चाहिए। अनलाइक ट्रेडिशनल सर्वेज, एंथोग्राफिक रिसर्च फोकसेस ऑन फ्यू पीपल बट स्टडीज देम इन डेप्थ। जो एंथोग्राफिक रिसर्च है उसके अंदर फोकस किया जाता है स्मॉल ग्रुप्स के, मतलब बहुत कम लोगों का ग्रुप्स बनाया जाता है एंड बट कम होते हुए भी बहुत डीप रिसर्च करी जाती है जिससे कि एक बेटर रिजल्ट निकल कर आता है। अब एंथोग्राफिक रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स ब्रांड डिजाइन प्रोडक्ट दैट फिट कंज्यूमर लाइफस्टाइल। जो कंज्यूमर की लाइफस्टाइल है उसके अंदर फिट करने के लिए किस तरीके के प्रोडक्ट ब्रांड को डिजाइन करने चाहिए वो बताने में हेल्प करता है। रिवीज इमोशनल एंड कल्चरल रीजंस बिहाइंड बाइंग डिसीजंस। जो कस्टमर है वो अपने इमोशनल कल्चरल बैकग्राउंड के कारण जो है अपना डिसीजंस बदलते रहते हैं एंड उसको समझना एंड उसके बेसिस पे एक कंक्लूजन डेवलप करना वो एंथोग्राफिक रिसर्च में काम होता है। प्रोवाइड रियल डीप इंसाइट इंस्टेड ऑफ जस्ट नंबर्स फ्रॉम सर्वेस। सिर्फ नंबर्स सर्वेस से नहीं लिए जा रहे हैं, इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग करी है उस चीज के बारे में। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है पोलाइट सर्वेस। पोलाइट सर्वे क्या होता है? ए पोलाइट सर्वे इज अ स्मॉल टेस्ट रन ऑफ अ सर्वे बिफोर कंडक्टिंग द फुल रिसर्च। पूरी रिसर्च कंडक्ट करने से पहले एक स्मॉल टेस्ट किया जाता है कि जब हम इस सर्वे को करेंगे तो क्या क्या हमें चीजें करनी है। इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम बिफोर द एक्चुअल सर्वे बिगिंस। असली सर्वे शुरू होने से पहले कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस की जाती है जिससे कि पता चल जाता है कि अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे पहले ही फिक्स कर लिया जाता है ताकि जब फाइनल सर्वे हो तो उसमें कोई भी दिक्कत या फिर चैलेंजेस ऑब्स्टेकल्स ना आए। अब पोलाइट सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है? इट सेव्स टाइम, मनी एंड एफर्ट बाय डिटेक्टिंग एरर्स अर्ली। जो भी गलतियां उसको पहले से ही हटा देने से ये टाइम, मनी और एफर्ट को बचाती है। एंश्योर्स दैट क्वेश्चंस आर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टू रिस्पोंडेंट्स। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है, उन्हें बार बार देखा जाता है जिससे कि जब फाइनल सर्वे हो उसके अंदर जब रिस्पोंडेंट से आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो वो क्वेश्चंस क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए उनके लिए, ताकि वो आपको अच्छी तरह एक रिलेवेंट डाटा दे सके। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सर्वे डिजाइन। सर्वे के डिजाइन को बेटर इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जैसे कि एडजस्टिंग कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो उसको या तो रिफाइन करना इन एन अंडरस्टैंडेबल वे या फिर उसको हटा देना। टेस्ट द डाटा कलेक्शन प्रोसेस टू अवॉइड मिस्टेक इन फाइनल सर्वे। डाटा कलेक्शन प्रोसेस को टेस्ट करना जिससे कि वो फाइनल सर्वे में अवॉइड कर सके इन मिस्टेक्स को। अब पोलाइट सर्वे कहां पर यूज क्या है? टेस्टिंग क्वेश्चंस।
टेस्टिंग क्वेश्चंस मतलब कोई भी अगर अनक्लियर या फिर मिसलीडिंग क्वेश्चन है उसको ढूंढना एंड उनको या तो अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन बनाना या फिर उनको हटा देना। उसके बाद चेकिंग लॉजिस्टिक्स मतलब जो सर्वे है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन ऑफ सर्वे हो वो इंश्योर करता है ये। आइडेंटिफाइंग टाररिंग इशू मतलब कि जो रिसर्चर है क्या उसको सर्वे लेने से पहले और ट्रेनिंग की जरूरत है, ट्रेनिंग इशू तो नहीं आ रहा है रिसर्चर में, अगर उसको ट्रेनिंग इशू है तो इससे वो भी प्रैक्टिस हो जाते हैं कि अगर वो इस प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये भी हेल्प कर देता है पायलट सर्वे। के बाद लास्ट है एनालाइजिंग इनिशियल रिस्पॉन्सेज मतलब कि इससे जो रिसर्च अप्रोच है वो रिफाइन करी जा सकती है, अगर कोई भी मिस्टेक आ रही है तो उसको सही किया जा सकता है। तो ये था हमारा पायलट सर्विस। तो इस टॉपिक के साथ हमारी पूरी यूनिट खत्म होती है। आई होप कि आपको हर एक चीज समझ आई होगी इन दिस यूनिट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।